हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा 9th एंड 11th अप्रैल का, ये कंबाइंड सेशन होने वाला है। तो आइए डिस्कशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक डे से शुरुआत करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है हर साल 10th अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि यहाँ पे जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है इस डे के तहत, डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिच सैमुअल हैनीमैन, इनके द्वारा होम्योपैथी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लाया गया था। हैनमन जो थे, ये पेरिस में इनका बर्थ हुआ था 1755 में। इनके द्वारा फाउंड किया गया ब्रांच ऑफ मेडिसिन, इनको फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई पूछे आपसे एग्जाम में, आपको देखने को मिले हु इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी, दैट इज हैनेमन। ओके, तो थीम जो है इस डे की वो है यहाँ पे पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। अगर होम्योपैथी की बात करें, छोटी छोटी यहाँ पे गोलियाँ रहती हैं होम्योपैथी की, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट कलर की होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मीठी होती हैं, इनकी टॉफ़ी टाइप होती है, मुंह में मतलब डालते ही घुल जाती है एकदम से। ठीक है, तो होम्योपैथी वाइट कलर की मेडिसिन रहती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, तो आपको वाइट कलर की ही यहाँ पे जो टैबलेट्स है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम स्लोली स्लोली असर करती है बॉडी में। ठीक है, तो होम्योपैथी जो है यानी कि एक आयुर्वेदा की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि डे हम 10th अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन क्रिश्चियन फेडरिस सैमुअल हैनीमैन की हम बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं इसके तहत। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट बूस्टर, अभी रिसेंटली ही हमारी कंट्री के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रामजेट बूस्टर का। ये मिसाइल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, चंडीपुर उड़ीसा में इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया 2017 में। फर्स्ट इसको डेवलपिंग किया गया, इसको जो SFDR है, यानी कि सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड जो रैमजेट बूस्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसाइल सिस्टम है ये। सक्सेसफुली इसका टेस्ट 2018 में भी हुआ, 2019 में भी किया गया था, अब इसका अपडेशन हुआ है। तो मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ज्वाइंटली इसको डेवलप किया गया है इंडिया और रशिया के साथ मिलके। तो रशिया जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारी कंट्री के लिए। तो हम रशिया के खिलाफ जो है, ना ही हम लोगों ने वोट दी है, ना ही हमने कोई बातचीत की है, तो अब्सटेन कर लिया है हम लोगों ने। इसलिए सारी कंट्रीज़ जो है हम लोगों के पीछे पड़ी है कि आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं रशिया का, पर हम लोगों ने साथ नहीं दिया है, हमने अब्सटेन कर लिया है। ठीक है, हम पीछे हट गए हैं सारी चीज़ों से। ये टेक्नोलॉजी जो है, ये मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है, ये किस पे बेस्ड है? रैमजेट इंजन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। रैमजेट इंजन प्रिंसिपल आखिर होता क्या है? ये एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है, यूज़ किया जाता है इसको व्हीकल्स के फॉरवर्ड मोशन में। और कंप्रेस यहाँ पे देखने को मिलता है, इनकमिंग जो एयर आती है, कंबशन विदाउट रोटेटिंग दी कंप्रेशन। रैमजेट में हाई प्रेशर रहता है, और जो प्रोड्यूस करता है रैमजेट एक्सटर्नल एयर इनटू द कंबस्टर, जो यूज़ किया जाता है फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द व्हीकल। एक्सटर्नल एयर जो रहती है, इसके अंदर जो है प्रोपल्शन सिस्टम होता है, तो वर्किंग करता है एज अ फ्लूइड। तो रैमजेट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है व्हीकल में ऑलरेडी जो मूविंग रहती हैं चीज़ें, एंड रैमजेट्स कैन नॉट प्रोड्यूस थ्रस्ट व्हेन द इंजन इज स्टेशनरी और स्टैटिक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंप्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंजेट की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर, कंबशन सिस्टम जो है इंजन के, आपको इंटरनल पार्ट में देखने को मिलता है, एग्जॉशन है ये, और यहाँ पे नोजल एंड फ्यूल इंजेक्शन है। सिस्टम की अगर बात करें, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल जो एयर ब्रीथिंग रैमजेट इंजन है, ये यूटिलाइज करता है इन चीज़ों को। डेवलप जो किया गया DRDO के द्वारा किया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई मिसाइल यहाँ पे डेवलप करनी है, वेपन, तो सारी चीज़ें जो हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही की जाती है। तो इसकी लेबोरेटरी आप देख सकते हैं हैदराबाद में। ठीक है, तो हैदराबाद में लेबोरेटरी में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो लेबोरेटरी है, कोलैबोरेशन रहा DRDO लेबोरेटरीज का। एंड यहाँ पे जो रिसर्च सेंटर है इमरात हैदराबाद, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे, तो साथ मिलके जो है यहाँ पे डेवलप किया गया इसको। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा, ये मिसाइल जो है इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट जो रहते हैं उसको टैकल करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, और सुपरसोनिक स्पीड रहती है इसकी। आज के टाइम में देखिए तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये अवेलेबल है ओनली हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। एयर टू एयर मिसाइल है ये,
और ये टेक्नोलॉजी जो है लॉन्गर रेंजेस यानी कि बहुत ज़्यादा जो एरिया है डिस्टेंस जो है कवर करके जा सकती है एंड डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीडाइजर्स यानी कि टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो बिना उसके ही ये क्या करती है, इसकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मिसाइल बेस जो है एसएफडीआर फ्लाई सुपरसोनिक स्पीड है, हाई मैनोएवरेबिलिटी इंश्योर करती है टारगेट एयरक्राफ्ट कैन नॉट गेट अवे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मिसाइल को। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, इससे पहले हम देख लेते हैं, इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीआरडीओ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। और ये वर्क करती है स्टैब्लिश्ड यानी कि वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस जो है हमारी इंडिया के लिए यहाँ पे वर्क किया जाता है। इस्टेब्लिश इसको 1958 में किया गया था आफ्टर कंबाइनिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टर्स ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबल रहती है ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको लेके। कुछ रिसेंटली अभी टेस्ट जो किए गए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। रिसेंट टेस्ट में अगर मैं बात करूँ हेलिना एंड ध्रुवस्त्र एंटी टैक गाइडेड मिसाइल जो डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे डेवलप की गई, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, आर्मी वेरिएंट ऑफ एमआरएसएएम, लैंड अटैक वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एनहेंस वर्जन ऑफ पिनाका MK1 मिसाइल, नाग मिसाइल जो एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं जो अभी कंडक्ट करवाया गया डीआरडीओ के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। डीआरडीओ के हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपका होमवर्क है, और आज के टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में। फूड प्राइस इंडेक्स जो है हाल ही में ही काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है राइज अप हुआ। पहले तो पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस थे वो राइज हुए। अब यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। स्पेशली अगर बात करें जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है। तो अभी जो रशिया के यहाँ पे सेक्रेटरी आए थे हमारी कंट्री में, विजिट किया था उनके द्वारा। तो उनके द्वारा बोला गया कि जैसे प्राइसेस है स्पेशली जो क्रूड ऑयल का है वो सस्ते दाम पे हम लोग हमारी कंट्री को देना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बात जो है वो बोली गई थी। अभी हम फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में हम जान लेते हैं आखिर ये है क्या है। फूड प्राइस इंडेक्स जो है अभी हाल ही में ही यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो है इंडेक्स अभी रिलीज़ किया गया। एवरेज पॉइंट की अगर बात करें 159.3 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले मार्च में। तो ये अर्लियर रिकॉर्ड की बात करें 137.6 पॉइंट थे। तो अभी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है लास्ट 11 ईयर्स की अगर बात करें तो। रिकॉर्ड जो है इसका रिकॉर्ड लेवल के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना प्राइस था, 102.5 था। मई 2020 की बात करें तो 91.1 रहा मई में, क्लियर। तो अभी प्राइस जो है ऑल ओवर जो है वर्ल्ड लेवल का जो प्राइस है इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिला है 159.3 है मार्च 22 की बात करें तो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ ये अभी रशिया और यूक्रेन का जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से। यहाँ पे हम लोग बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर इंडेक्स जो है ह्यूज वर्टैलिटी लास्ट 2 ईयर्स की देखने को मिली थ्रू कोविड-19 पैंडेमिक। अब रशिया और यूक्रेन का जो वॉर देखने को मिल रहा है 4 ईयर्स लो, यानी कि 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो 91.1 था मई 2020 में, ठीक है। तो ये डिमांड जो है डिस्ट्रक्शन की ट्रिगर रही पैंडेमिक की वजह से। सप्लाई की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा रही ड्यूरिंग पैंडेमिक मार्च 2021 की अगर बात करें तो। फूड एंड एग्रीकल्चर का जो क्रियल एंड वेजिटेबल ऑयल प्राइस है ये इंडिसेस में हिट रिकॉर्ड रहा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई इनका प्राइस रहा वेजिटेबल ऑयल प्राइस का 170.1, ठीक है। तो 248.6 पॉइंट रहा रिस्पेक्टिवली मार्च 2021 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंडेक्स में ऑल टाइम हाई रहा प्राइस। रशियन बैंक कट ऑफ रहा स्पेशली इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में। यहाँ पे जो पोर्ट क्लोज कर दिए गए इन ब्लैक सी एंड अजोव सी, प्लस रशियन बैंक्स के द्वारा कट ऑफ किया गया इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को भी। उसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि जो मैसिव शिपिंग डिस्ट्रप्शन था वो हुआ, और एग्रीकल्चर जो कमोडिटीव्स थी सप्लाई उसकी उसकी भी कम रही, ठीक है। यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो भी कम देखने को मिले वहाँ पे। अब ब्लैक सी की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक सी है और ये है सी ऑफ एजोव।
सी ऑफ इजोव ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं करेक्ट स्ट्रेट। ब्लैक सी को टच करने वाली जो कंट्रीज के बॉर्डर हैं वो है टर्की है, जॉर्जिया, रशिया, साथ ही साथ यूक्रेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुल्गारिया, रोमानिया। तो ये आप लोगों ने कंट्रीज याद रखने हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है आखिर ये है क्या है। तो 1996 में इस इंडेक्स को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि पब्लिक गुड और यहाँ पे हेल्प किया जा सके, मोनिटर किया जा सके डेवलपमेंट्स को लेके, स्पेशली जो ग्लोबल एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स में है। क्लियर। फूड एंड एग्रीकल्चर जो फूड प्राइस इंडेक्स है इसका, ये मेज़र किया जाता है मंथली। तो ये याद रखिएगा, मंथली चेंजेस जब होता है फूड के प्राइसेस में तो उसको यहाँ पे मेज़र किया जाता है। इंटरनेशनल प्राइस यहाँ पे मेज़र किया जाता है एज ए बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़ मेज़र किया जाता है, यानी कि चेंज जब होता है क्रियल्स का प्राइस, ऑयल सी, डेयरी प्रोडक्ट, मीट एंड शुगर। बेस ईयर आप लोग याद रखिएगा 2014 एंड 16। ठीक है, तो ये बेस ईयर है, ये आप लोगों ने याद रखना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इंटरनेशनल जो हंगर की सिचुएशन है उसको कैसे डिफीट करना है इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जाती है। वर्ल्ड फूड डे जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 16 अक्टूबर को, क्योंकि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को 1945 16 अक्टूबर को यहाँ पे सेटअप किया गया था, तो इसकी ही एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन फूड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड यानी कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में है। ये सिस्टर बॉडी है किसकी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पे नोबल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। तो कौन से ईयर में नोबल पीस प्राइज मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ये आप लोगों ने बताना है। एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो इसकी सिस्टर्स बॉडी है ये आप लोगों ने प्लीज़ माइंड में रखनी है चीज़ें। उसके अलावा हम लोग बात करें कि इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम यहाँ पे सेटअप किया गया। मोनिटर किया गया डेजर्ट लोकटस जो सिचुएशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि जो टिड्डी का अटैक हो जाता है, ठीक है, फसल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फसल बर्बाद हो जाती है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन और सीएसी, ये एक बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है जितने भी मैटर्स रहते हैं स्पेशली फूड्स को लेके। क्लियर। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ये अडॉप्ट किया गया 31st सेशन जो था कॉन्फ्रेंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 2001 में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि फ्लैगशिप जो पब्लिकेशन है इसकी, यानी कि क्या क्या यहाँ पे पब्लिश किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, the state of food security and nutrition in the world, state of food and agriculture, the state of agriculture commodity market। तो ये सारे फ्लैगशिप पब्लिकेशन हैं जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात कर सकते हैं कि काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं इसके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर 1945 में इसको सेटअप किया गया था। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, और यहाँ पे फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, अरेबिक ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 197 मेंबर्स हैं इसके, यानी कि 194 नेशन है, प्लस यूरोपियन यूनियन, फेरे आइलैंड एंड तोकेलऊ। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं की पॉइंट्स की बात करें, इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है इसका। ठीक है, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्च पार्टनर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सिंस 1948 का। इसकी जो एम है कि ज़ीरो हंगर यहाँ पे लेके आना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी कि भुखमरी की सिचुएशन जो है वो ख़त्म करनी है 2030 तक। तो ये गोल याद रखिएगा। जॉन बॉयड ऑयर ये यूनाइटेड किंगडम के और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ये, और यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे एवरी ईयर 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड एजेंसी है जो भूखमरी की कंडीशन जो है, हंगर की कंडीशन जो है उससे लड़ने में सक्षम है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोडेक्स जो एलिमेंट्रिस हैं, यानी कि डेवलप फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइन एंड टेक्स अंडर द ज्वाइंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल क्या है, ये आप लोगों को पहले ही बता दिया है। रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे मैंने जो आपको बताया स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दूसरी है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही रिलीज़ की जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो ज़ीरो हंगर है, तो ये बात करता है किसकी, कि हमने भूखमरी की सिचुएशन खत्म करनी है 2030 तक। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी के बारे में। सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ही ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम में जो 40 करोड़ था ग्रांट इन एड का दलाई लामा सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी को यहाँ पे जो है एक्सटेंड करने की बात की गई है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का। स्कीम जो है ये प्रोवाइड करवाता है, एनुअली ग्रांट देता है 8 करोड़ इस स्कीम के तहत दिए जाते हैं। किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है, सेटलमेंट ऑफिस एंड सोशल वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए, जो तिब्बतन का सेटलमेंट है स्प्रेड अक्रॉस दी 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यानी कि तिब्बतियंस की जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में अप्रोक्स 1 लाख है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम बात करें, तिब्बत जो है हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नेबर कंट्री है, ये हमारी कंट्री का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ जो कमेटी है आखिर वो है क्या है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस कमेटी का, कि हमने कोऑर्डिनेट करके चलना है इंडिविजुअल वॉलेंट्री एजेंसीज के साथ, इंडियन गवर्नमेंट्स के जो एफर्ट्स लगाए गए हैं स्पेशली रिहेबिलिट करना और सेटल करना तिब्बतन रिफ्यूजीज को। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स हैं इंक्लूडेड है 53 तिब्बतन सेटलमेंट जो किया गया था इंडिया में, नेपाल में और भूटान में, और प्रिजर्व करना कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज जो है तिब्बत का। ये डिपेंडेंट ऑन जेनरिस इंटरनेशनल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, स्पेशली इंडिया, नेपाल एंड भूटान का कोलैबोरेशन था, फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स के लिए। ओके, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया, स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूवल दिया गया तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्साइल के लिए। तिब्बतन पार्लियामेंट एक्साइल के हेडक्वार्टर आपको धर्मशाला में देखने को मिलते हैं, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। तिब्बत आप देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल के साथ जो बॉर्डर टच करता है, और इंडिया के साथ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, भूटान के साथ, और चाइना का, चाइना बोलता है ये हमारा पार्ट है, तिब्बत का अपने कंट्रोल में ले रखा है। क्लियर? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताऊंगी मैं। यहाँ पे जो बात की गई है तिब्बतन रिफ्यूजीज़ के बारे में, यहाँ पे जो तिब्बतन रिफ्यूजीज़ तिब्बत रीजन से हमारी कंट्री में निकल के आए, फ्रॉम 1912 में क्या हुआ, यहाँ पे फाउंड किया गया चाइना के द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में। क्लियर? तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि चाइना जो है वो कंट्रोल करे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को। यहाँ पे असेंशली इंडिपेंडेंट चीज़ें देखने को मिली। उसके अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ऑक्युपाइड कर लिया तिब्बत रीजन को 1950 में। दलाई लामास जो थे, दलाई लामा की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो 1951 में क्या रहा, तिब्बत वॉज नॉट द चाइनीज़ अंटिल माओ जीडोंग्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी मार्च्ड इन मेड इट ओसो। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया तिब्बतन पीपल को थर्ड पार्टी कोमेमोरेटर्स एज अ कल्चरल जिनोसाइड, और अनसक्सेसफुल रहा तिब्बतन जो अपराइजिंग हुआ 1959 का। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक इम्पॉर्टेंट बात और है, 14 दलाई लामा जब इंडिया में आए 1959 में, यहाँ पे 29 अप्रैल 1959 में दलाई लामा जी के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया तिब्बतन एक्साइल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियन हिल स्टेशन मसूरी के नॉर्थ रीजन में यहाँ पे सेटअप किया गया, और नाम रखा गया सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? और ये दलाई लामा जी के द्वारा यहाँ पे ये जो है कॉन्टिन्यूशन रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट तिब्बत का। और 1960 में इसका जो हेडक्वार्टर है या इसका जो ऑफिस है ये मूव कर लिया गया धर्मशाला में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो इंडिया की तिब्बत को लेके जो पॉलिसी है, अगर बात करें, तिब्बत जो है इंडिया का एक्चुअल नेबर है, और मोस्ट जो इंडिया की बाउंड्री है 3500 किलोमीटर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन
में आती है, नॉट रेस्ट ऑफ द चाइना। ओके, 1914 में क्या रहा, तिब्बतिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चाइना के, उनके द्वारा साइन किया गया एक शिमला कन्वेंशन ब्रिटिश इंडिया के साथ बाउंड्रीज को लेके। उसके बाद चाइना का जो फुल असेशन देखने को मिला तिब्बत रीजन के ऊपर 1950 में, चाइना के द्वारा यहाँ पे रेपुटेटेड किया गया कन्वेंशन को, एंड मैकमोहन लाइन जो है जो डिवाइड करती है टू कंट्रीज को। 1954 में इंडिया के द्वारा साइन किया गया ऑल्सो एक एग्रीमेंट चाइना के साथ, तिब्बत रीजन जो है चाइना का उसको लेके। 1959 में यहाँ पे तिब्बतिन अपराइजिंग हुआ, दलाई लामा जो थे स्पिरिचुअल लीडर रहे तिब्बतिन पीपल के, ठीक है। तो हमारी कंट्री में यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा तिब्बतिन रिफ्यूजीज को शेल्टर दिया गया और हेल्प की गई तिब्बतिन गवर्नमेंट की इन एक्साइल। ऑफिशियल जो इंडियन पॉलिसी थी, दलाई लामा जो थे स्पिरिचुअल लीडर थे तिब्बतिन कम्युनिटी इन इंडिया में, तो यहाँ पे मोर देन 1 लाख एक्साइल्स जो थे जो अलाउ नहीं किए गए थे अंडरटेक एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। इंक्रीज़ हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज़ हुई इसकी वजह से इंडिया और चाइना के बिटवीन, और इंडियाज़ जो तिब्बतिन पॉलिसी है वो लाई गई। क्लियर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। जियोफेन 303, जियोफेन 303 चाइना के द्वारा भी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया एक न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है जियोफेन 303। अप्रैल 7 में इसको लॉन्च किया गया जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो रॉकेट था मार्च 4C रॉकेट का नाम था, उससे यहाँ पे सैटेलाइट जो है ये लॉन्च की गई। न्यू सैटेलाइट है ये, तो ये पार्ट रहेगा लैंड सी रेडार सैटेलाइट कंसंट्रेशन का, और नेटवर्क सिस्टम है ये ऑर्बिटिंग जियोफेन 3 जो है जियोफेन 303 सैटेलाइट ऑल्सो लॉन्च की गई थी। अब ये सीरीज है जियोफेन 303 सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट के बारे में अगर देखें तो ये कैप्चर करेगी रिलायबल स्टेबल सिंथेटिक जो अपर्चर रेडार इमेज है उसको यहाँ पे कैप्चर करेगी, और हेल्प करेगी यहाँ पे मैरीटाइम राइट्स जो है एंड इंटरेस्ट जो है बेसिंग के उसकी सेफगार्ड्स को लेके। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ये प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ SAR इमेज एवरी डे, और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑल वेदर ऑपरेशंस रहते हैं जो हाई स्पेशल रेजोल्यूशन जो रहते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे चीज़ें जो है कैप्चर करती है। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना की कैपिटल आपको पता ही है बेजिंग है, ठीक है। तो हमारी कंट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर जो है इसका टच होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है खंजर 2022 के बारे में। ये एक एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, ये मार्च और अप्रैल के बिटवीन यहाँ पे कंडक्ट हुई। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बैकोल HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में। स्पेशल फोर्सेस कंटेंजेंट्स की बात करें फ्रॉम इंडिया एंड किर्गिस्तान के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया, और अपने अपने एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे शेयर किए गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। किर्गिस्तान की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंट्री किर्गिस्तान है। यहाँ पे कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसको जो है कंट्रीज़ के बॉर्डर टच करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसकी जो कैपिटल है वो है बिशेक, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉम्ब ऑफ सैंड, ये एक नॉवल है गीतांजलि श्री की। हिस्ट्री में पहली बार जो हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में इसको अभी क्या किया गया है, यानी कि इस टॉम्ब ऑफ सैंड जो लिखी गई है गीतांजलि श्री के द्वारा, ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज नॉवल है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है इस प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइज़ के लिए जिसका नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। नॉवल जो है इसको ऑल्सो ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो दोनों को ये प्राइज़ जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस लिटरेरी प्राइज़ में जो कैश अवार्ड है यानी कि 50,000 पाउंड्स दिया जाएगा, जो इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टॉम्ब ऑफ सैंड जो है ये याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है, गीतांजलि श्री के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था कंबाइंड सेशन 9th और 11th अप्रैल का। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा ना इस सेशन के रिकॉर्डिंग तो अपने डाउट्स को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।